नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने सीएस प्रोग्राम के लास्ट ब्लॉक पर आ गए हैं और इसमें हम 2 यूनिट्स को आज स्टडी करेंगे आपके साथ, जिसमें कि हम ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट और इन्वायरमेंटल एथिक्स इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया है कि इन्वायरमेंट क्या है, किस तरह के अवयवों से मिलकर इन्वायरमेंट हमारा या पर्यावरण हमारा बना हुआ है, उसके अंदर क्या-क्या प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और उन प्रक्रियाओं से किस प्रकार हमारा पूरा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है या कहें उस पर ही एक तरह से निर्भर है। आज हम ये देखेंगे कि इंसान के या ह्यूमन के एक कम्युनिटी रूप को अगर हम देखें, जहाँ पर हम पूरे के पूरे एक उसके समाज को देखते हैं, उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है और एनवायरनमेंट का उस ह्यूमन कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो अगर हम एक सिंपल सी डेफिनिशन एक कम्युनिटी की लें, तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के जब एक स्थान पर रहते हैं तो हम उसे बोलते हैं कम्युनिटी। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ह्यूमन को अगर ले लें तो ह्यूमन कम्युनिटी हो गई। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंसान हैं और वो एक साथ एक स्थान पर रहते हैं। वो जब एक स्थान पर रहते हैं तो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो भी कुछ होता है वो इस प्रकार से होता है कि अपनी जो जनसंख्या है उसको आगे बढ़ाया जा सके। किसी भी प्रकार की कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें है कि वो सरवाइव किस प्रकार से करेगी। उसके सर्वाइवल के लिए जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके ऊपर निर्भरता हमेशा बनी रहती है। यानी कि इंसान की एक सिम्बियोटिक कह सकते हैं या पारस्परिक जो रिलेशनशिप है वो नेचर के साथ हमेशा बनी रहती है। उसको अपने जीवित रहने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है, ज़मीन की भी आवश्यकता है, हवा की भी आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता है। यानी नेचर से कंटिन्यूअसली वो ड्रॉ करता रहता है। जब वो ड्रॉ करता है तो किसी लेवल पर जहाँ पर उसका सर्वाइवल है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो अधिक लेना शुरू कर देता है नेचर से, अपनी ज़रूरत से अधिक लेना शुरू कर देता है, तब हम उसे बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर। तो हम देखते हैं कि जो भी एक्सप्लॉइटेशन है वो बेसिकली तभी शुरू होता है जब पॉपुलेशन एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है। तो हम होमो सेपियंस या इंसानों की अगर बात करें तो होमो सेपियंस का पहले चिन्ह हमको लगभग 50,000 ईसा पूर्व मिलते हैं। यानी 50,000 बीसी में हमें होमो सेपियंस पहली बार अपीयर होते हैं हमारे इस पूरे परिदृश्य में। और वो कैसी एक प्रजाति है? वो एक हंटर गैदरर प्रजाति है। हंटर गैदरर प्रजाति का मतलब होता है एक प्रजाति जो शिकार करती है, उस शिकार को भोजन के रूप में ले लेती है और उस भोजन के रूप में वो जो है अपने जो शिकार को इकट्ठा कर लेती है या फिर कंदमूल और फलों को इकट्ठा कर लेती है और इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करती है। करीब करीब 42,000 साल तक इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता रहा और होमो सेपियंस हंटर गैदरर के रूप में ही अपने जीवन को बिताते चले गए। इस बीच में थोड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, थोड़े टूल्स आए, थोड़ी खेती बाड़ी का शुरुआती दौर हमें देखने को मिलता है। इस बीच में कभी उन्होंने अपने रहने की जगहें बनानी शुरू करी, गुफाओं में रहते थे, फिर उन्होंने सेटलमेंट सा बनाना शुरू किया। लेकिन समस्या ये थी कि सफिशिएंट भोजन नहीं था, उनके खाने लायक इतना भोजन नहीं था कि वो अच्छे से रह सके। मौसम की मार थी, कभी बहुत सर्दी, कभी बहुत गर्मी हुई तो इंसान मर गए, बहुत सर्दी हुई तो मर गए, बाढ़ आई तो मर गए, सूखा पड़ा तो मर गए, उनके रखे हुए जो खाना है वो खराब हो गया, उस खाने को खाया तो मर गए,
बहुत सारी डिजीजेज हुई। तो पॉपुलेशन की इंक्रीज इन 42,000 साल में बहुत धीमे धीमे हमें देखने को मिलती है। ये ऐसा चलता रहता है जब तक 8,000 ईसा पूर्व पर हम पहुंचते हैं और वहां पर उदय होता है कृषि का या एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का जैसे ही उदय होता है वैसे ही इंसान को ये समझ में आ जाता है कि जिस चीज को हम गैदर करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं उसके बीज अगर हम इकट्ठा कर लें और अपने आसपास ही उगाना शुरू कर दें, ऐसे में हम पाएंगे कि जो भोजन के लिए हमें डिफिकल्टी होती है, मुश्किलात आती हैं, वो भोजन हमारे आसपास ही सुलभ हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और धीरे धीरे इस एग्रीकल्चर से भोजन की सिक्योरिटी मिल गई। इससे अनाज इकट्ठा किया जाने लगा, उसको स्टोर किया जाने लगा। साल पूरे साल चाहे गर्मी सर्दी बरसात कभी भी हो, खाने की कमी नहीं हुई। जो फीमेल हैं वो ज्यादा स्वस्थ हो गई, मेल भी ज्यादा स्वस्थ हो गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, ज्यादा बच्चे पैदा होने लग गए। वो जो बच्चे पैदा हुए उनको बीमारियां नहीं होती थी, वो स्वस्थ रहते थे। तो पॉपुलेशन की पहली ग्रोथ का एक कर्व हमें देखने को मिलता है 8,000 बीसी से लेकर 1800 एडी के बीच में। इस बीच में हम देखते हैं कृषि का जो उद्भव से लेकर बहुत बढ़िया विकास हमें देखने के लिए मिलता है। तो इंसान जो अभी तक बहुत तरीके की कमियों से जूझ रहा था, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की वजह से वो इससे प्रभावित होने से बचने लगा और अपने जीवन को उसने थोड़ा सा आसान बना लिया। अब क्या होता है, जब भोजन की सिक्योरिटी काफी सारी हो जाती है, काफी सारा भोजन इकट्ठा होता है, इंसान के पास भूख नहीं होती, तो फिर वो सोचता है, फिर वो आविष्कार करने लगता है और बढ़ती हुई इस पॉपुलेशन को, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसके लिए संसाधन जुटाने लगता है। इस संसाधन को जुटाने के लिए मशीनों का आविष्कार किया जाता है। ये मशीनें जो हैं वो उसके काम को थोड़ा आसान कर देती हैं। इन्हीं मशीनों की मदद से फिर वो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करता है, यानी ऐसे कारखाने लगाता है जहां बड़े पैमाने पर चीजें डेवलप होने लगे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे रहने की जो जगहें हैं उसकी वस्तुएं हों, चाहे कोई भी उसके खाने पीने की चीजें हों, इन सब के लिए वो कारखाने लगाना शुरू करता है। तो हमें 1800 एडी से 80 साल तक, करीब 1880 एडी तक हम पाते हैं कि काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं और हम इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके दौरान हम पाते हैं कि जनसंख्या फिर से बहुत बढ़ती है। जनसंख्या फिर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब मेडिकल सुविधाएं बेटर हो गई हैं, बच्चे मर नहीं रहे हैं, बूढ़े लोगों के लिए दवाइयां सुलभ हैं, वो लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं और जो नॉर्म्स हैं वो उसी तरह के बने हुए हैं। ज्यादा बच्चा पैदा करना एक अच्छी चीज समझी जा रही है, तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती हुई हमें 80 साल तक दिखाई देती है। तो अभी तक जो पॉपुलेशन 1800 एडी तक हमारे पास 1 बिलियन थी, वो इन 80 सालों में 2 बिलियन हो जाती है। यानी आप समझिए 50,000 ईसा पूर्व में इंसान का उदय हुआ और उसको 50,000 साल, करीब 50,000 से भी अधिक साल लगे 1 बिलियन तक पहुंचने में, और अगले 80 सालों में वो दुगनी हो जाती है पॉपुलेशन, यानी वो डबल हो जाती है, 2 बिलियन तक पहुंच जाती है। और अगले 45 सालों में यानी 1925 तक ये पॉपुलेशन बढ़कर 4 बिलियन हो जाती है। अब क्या है, पॉपुलेशन तेजी से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनिशियल जो पॉपुलेशन है उसकी भी संख्या बढ़ गई है। जैसे आप देखें कि 2 लोग हैं, यदि वो 2 लोग पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं तो धीमे बढ़ाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी 32 लोग फिर 64 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस पॉपुलेशन आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है हमको। अब क्या है कि जब ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रकृति के ऊपर धीरे धीरे इसका असर आने लगेगा। हमें जगह चाहिए, ज्यादा भोजन उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें ज्यादा जमीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जंगलों को काट देंगे। जंगलों को काटेंगे, उसके ऊपर खेती योग्य भूमि बनाएंगे। ज्यादा लोग हैं तो उनके खाने के लिए जानवरों को भी हमें मारना पड़ेगा, बहुत सारे जानवरों को भी हम मारेंगे। फिर अगर हम इतने सारी पॉपुलेशन है तो सब एक ही जगह तो नहीं रहेगी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, क्योंकि कारखाने भी हैं तो वहां काम करने जाएगी, फिर रहने की जगह दूसरी होगी, वहां आएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोयला, तेल, इस प्रकार की चीजें चाहिए। इसके लिए हमें क्या, माइनिंग करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी। तो हम प्रकृति का दोहन और ज्यादा कर रहे हैं। हमें सड़कें बनाने के लिए जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे, उनको हटाना पड़ेगा। नदियों को कंट्रोल करने के लिए हमें बांध बनाने पड़ जाएंगे। बांध बनाने से क्या होगा, आसपास के इलाके पानी में डूबेंगे। तो ये सारा जो हम इन्वायरमेंट का या पर्यावरण का एक्सप्लॉयटेशन करते चले जाते हैं, इस पर्यावरण के एक्सप्लॉयटेशन को धीरे धीरे करते हुए हम पाएंगे कि हमारे ऊपर उल्टा असर देखने के लिए मिलना शुरू हो जाता है। उल्टा असर कैसे? इंसान को तब तक कोई चिंता नहीं होती जब तक कि उसको कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। जैसे हम बहुत सारा कोयला जलाते हैं, हमको हीट चाहिए, हमको ट्रेनें चलानी है, हमको कारखाने चलाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम देखने लगते हैं कि धीरे धीरे इतना सारा जो कोयला है, उसमें से निकलने वाली नाइट्रोजन और सल्फर की गैसेस हैं, पेट्रोल का धुआं है, ये कुछ समय बाद अम्लीय वर्षा बनकर या एसिड रेन बनकर वापस हमारे ऊपर आने लग गई, हमारे मिट्टी को अनउपजाऊ बनाने लग गई, हमारी इमारतों को खराब करने लग गई, या फिर हमारे शरीर पर भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां लाने लग गई। फिर हम देखते हैं कि हमने ओजोन लेयर को धीरे धीरे क्षय करना शुरू किया। हमने अपने ठंडे रहने के लिए एसी बनाए, फ्रिज बनाए, लेकिन उनसे निकलने वाली गैसेस ओजोन लेयर को खत्म करती जा रही हैं। तो वहां से जब यूवी रेज आती हैं, तो वो यूवी रेज हमारे शरीर में विभिन्न तरीके के कैंसर कॉज कर रही हैं। तो ये सारी जब इंसान के ऊपर उसको प्रॉब्लम दिखाई देने लग गई, बहुत सारा फ्लड्स आने लग गया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ने लग गया, ग्लेशियर्स पिघलने लग गए, सी लेवल बढ़ने लग गया, बहुत जगह पर हमने परमाणु परीक्षण किए, कई तरीके के चीजें हमने करी, पहाड़ों के ऊपर घर बनाए, बांध बनाए, तो भूस्खलन, अर्थक्वेक और कई तरह के एवलांच, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलने लगी। यानी जब हमने ह्यूमन एक्टिविटीज से, इंसान की अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया, पर्यावरण को का क्षय हमने किया, तो धीरे धीरे वो वापस हमारी ओर आता है। इसको देखने के दो तरीके हैं। एक है हम अपने हेल्थ के ऊपर देखें कि इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा इन्वायरमेंट के अपने अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही किए हुए कामों का नतीजा है। तो हम पाते हैं कि अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है इस डिग्रेडेशन को देखने के लिए। किसी भी प्रकार की इंसान के शरीर में जो कमी है या कोई भी तरीके की परेशानी है, उसको हम डिजीज बोलते हैं, ठीक है, बीमारी बोलते हैं। तो इस बीमारी को, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को, वैसे तो बीमारी 3 प्रकार की है, एक जेनेटिक भी है, भाई किसी के माता पिता को बीमारी है, उसके बच्चों को भी वो बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी भी हो सकती है। फिर बिहेवियरल बीमारी भी है, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्ट्रेस है, इन सारी चीजों से भी बीमारी है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, लिवर की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, बिहेवियर से रिलेटेड बीमारी भी। लेकिन बीमारियों का एक बहुत बड़ा पार्ट इन्वायरमेंटल बीमारियां हैं। बहुत सारा धुआं हमारे लंग्स में जा रहा है, तो हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारा जो टार है वो भर जा रहा है, हमारे लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत तरीके के बाहर से आने वाले केमिकल्स आ रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसी भी या विभिन्न और तरीके की बीमारियां कॉज कर रहे हैं। हम इतनी गंदगी कर रहे हैं, हमारी नदियां गंदी हैं, मिट्टी गंदी हो रही है, हम सारा कचरा उसमें डाल रहे हैं। ये पानी जब हमारे पास वापस आता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, कॉलेरा, टाइफॉइड हमको कॉज करता है,
ठीक है। इसी प्रकार से जितना हम कचरा वेस्ट कर रहे हैं मक्खियों के द्वारा, अलग अलग कीड़े मकोड़ों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, एल्गी, फंजाई, इन सब के द्वारा हमारे पास वापस आ रहा है और हमको डिजीज कॉज कर रहा है। ये जो डिजीजेस हम पा रहे हैं अपने शरीर के अंदर आते हुए, ये इन्वायरमेंट के वजह से हो रही हैं। और ये इन्वायरमेंट की वजह से भी क्यों हो रही, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को ऐसा कर दिया, हमने एनवायरनमेंट को इतना डिग्रेड कर दिया है कि अब एनवायरनमेंट इसका बोझ उठा नहीं पा रहा है और वो वापस उसको हमारी ओर ही डाल दे रहा है। दूसरी चीज जो होती है वो है नेचुरल कैलामिटीज। जो इस एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन से नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, वो भी हमको विभिन्न देखने के लिए मिलती हैं। अब अगर हम नेचुरल कैलामिटीज को, नेचुरल डिजास्टर्स को भागों में विभाजित करें, तो एक हो सकती है जो नेचुरल है, एटमॉस्फेयर में होती है, जैसे बहुत है अधिक बारिश, बिजली गिरना, बहुत धुंध हो जाना, हीट या कोल्ड के वेव्स चलना, जैसे ना बहुत मतलब गर्मी में या हीट वेव्स या कोल्ड वेव्स या लू चलना, इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। या फिर फ्लड्स आ जाना, हाइड्रोलॉजिकल जैसे प्रॉब्लम्स कहते हैं, बहुत ऊंची वेव्स उठना, बहुत वाटर लॉगिंग हो जाना, बहुत बारिश हुई बाढ़ जैसी आ गई। फिर इसी प्रकार से जियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, या फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिजास्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एपिडेमिक्स। अब आप देखिए, जब हम एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन करते हैं, तो जब हमको ये तब नहीं मालूम होता है कि इसका असर इन द लॉन्ग रन, जब हम लंबी दूरी पर इसको देखेंगे, तो इसका असर क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है। जैसे हम पेड़ों को काट दे रहे हैं, हमें खेती करनी है, हमने पेड़ों को काट दिया। जब हम पेड़ों को काट देते हैं, तो इन पेड़ों में से जो वाष्पीकृत होकर पानी ऊपर जाता है, उतना पानी ऊपर नहीं जा रहा है, प्रॉपर बरसात नहीं हो रही है, यानी कुछ इलाकों में सूखा पड़ जा रहा है। कुछ इलाकों में जो प्रेशर जोन्स हैं वो ऐसे क्रिएट हो जा रहे हैं गर्मी के कारण कि सारा हवा जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है। आजकल आप देखते हैं रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रही है। कारण क्या है? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को इतना डिग्रेड कर दिया है। कभी क्या है कि बारिश शुरू हुई, लेकिन चक्रवात आ गया और सारी बारिश के बादल दूसरी तरफ चले गए, हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हुई। या इतनी अधिक बारिश हो रही है, अब हमने क्या कर रखा है, बारिश का पानी मिट्टी में नहीं जा सकता, हर जगह पक्की हो गई, सड़कें पक्की हो गई। अब इन सड़कों से पानी साइड की नालियों में जाता है, इन नालियों से बड़े नालों में जाता है और बड़े नालों से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में। यानी जो जमीन के नीचे हम मिट्टी से पानी को निकाल रहे हैं, उस पानी को वापस पहुंचाने का कोई साधन हमारे पास नहीं रह गया, या साधन बहुत कम रह गए हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जमीन के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। कुछ समय बाद हम एक भयंकर सूखे की चपेट में आएंगे, जबकि ऊपर से भी पानी नहीं बरसेगा और जमीन के नीचे भी पानी नहीं होगा। फिर पहाड़ों को देखिए, पहाड़ों पर इतनी ज्यादा अब गर्मियां हैं, सारे लोग पहाड़ों पर घूमने गए हैं, इतना हैवी ट्रैफिक पहाड़ों में कि घंटों के जाम। इतना सारा आदमी जब पहाड़ों पर जाएगा तो उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी होगी, वहां पर होटल बनेंगे, डेवलपमेंट होगा। क्या ये पहाड़ इतने बोझ को झेल सकने में सक्षम है? अगर ये सक्षम नहीं होंगे तो पहाड़ों में भूस्खलन, जिसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, वो होगा। आए दिन बारिश के कारण या और भी प्रेशर के कारण लैंडस्लाइड होती है। पूरे पूरे घरों को लेकर, पूरे जंगलों को लेकर पहाड़ दरक जाते हैं, खिसक जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। इसकी वजह से जो नदियां हैं उनमें ढेरों सिल्ट आ रहा है। जब हमने पेड़ों को काट दिया है, वहां से भी जब पानी बाढ़ का बह रहा है तो अपने साथ मिट्टी ले जा रहा है। नदियों में नीचे जो लेवल है वो उथला होता चला जा रहा है, नदी में नीचे मिट्टी भरती चली जा रही है। और इस मिट्टी के भरने से बाढ़ बहुत कॉमन फिनोमेना, क्योंकि नदियां उतना पानी इकट्ठा नहीं कर सकती जितना बारिश में आ रहा है, तो बाढ़ आएगी, शहरों के अंदर पानी घुसेगा। फिर हमने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए। इन न्यूक्लियर टेस्ट में
हमने जमीन के नीचे बहुत तरीके के भयंकर न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्टिंग करी। एक हम ही नहीं कर रहे हैं, सारे देश कर रहे हैं। जब सब देश इस तरह के का काम करने लग जाएंगे तो क्या होगा, इससे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो अर्थ है बेसिकली, उसमें सेंटर का जो कोर होता है वो आज भी लिक्विड मैग्मा है। इसके ऊपर तैरती हुई प्लेटें हैं, जैसे सॉलिड प्लेट एक लिक्विड जेल के ऊपर तैर रही हैं। जब ये प्लेटें तेजी से मूव करती हुई एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप आता है, जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। नॉर्मली भी आता है, अपने आप नेचुरली भी आता है, लेकिन जब हम इस प्रकार के टेस्ट करते हैं जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, तो ये प्लेटों का मूवमेंट अपने आप तेज हो जाता है और किसी जगह पर भूकंप आ जाता है। भूकंप जिस जगह पर प्लेटें लड़ती हैं उस जगह को हम एपी सेंटर बोलते हैं, और वहां से ये तरंगे निकलती हैं, जो तरंगे बाहर की ओर मूव करती हैं। जैसे आप पानी में एक बूंद डालिए तो आप देखेंगे कि तरंगे बाहर की ओर निकलती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से अर्थक्वेक की तरंगे भी बाहर की ओर निकलती हैं, और उनके रास्ते में आने वाली सभी इमारतों को, पेड़ पौधों को, जंगलों को, नदियों को वो तोड़ते और तहस नहस करती चली जाती हैं। तो अर्थक्वेक भी एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है जो हमारी हरकतों की वजह से ही आ सकता है। कई नेचुरल एपिडेमिक्स भी हैं जो बायोलॉजिकल डिजास्टर हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, कोविड आया था। तो कोविड के लिए क्या कहा जाता है कि हमने जो चाइना के साइंटिस्ट हैं वहां पर इतना टेस्टिंग हो रही है, कई तरीके के वायरसेस को मिलाकर हम तरीके के बायोलॉजिकल वॉरफेयर के वेपन्स भी बना रहे हैं, जिससे कि अगर ये कभी रिलीज हो जाते हैं बाहर तो इसी प्रकार की भयानक आपदाएं आ सकती हैं जिस तरह से कोविड की हैं। फिर और भी समय पर जैसे जैसे हम दवाइयां डेवलप करते हैं, टीके डेवलप करते हैं, तो जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो और शक्तिशाली रूप में अगली बार सामने आता है। वो अपने को और शक्तिशाली बनाता है, अपने डीएनए में मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन करता चला जाता है, जिससे कि जो अगली बार जब ये महामारी फैलती है तो वो पिछली बार से भी ज्यादा भयानक, पिछली बार से भी ज्यादा कठिन होती है कंट्रोल करने में, और इस प्रकार की बीमारियों को हम एक एपिडेमिक या एक डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के रूप में देख सकते हैं। तो कहीं हमको ये सोचने की जरूरत है कि क्या जो हम विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपनी मन मर्जी से उसको किसी भी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर हमको सोचने की आवश्यकता है या नहीं। अब जब इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर आ ही जाते हैं, सपोज करिए, तब फिर हम क्या करेंगे? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जिसने इसके ऊपर एक अपेल नाम का पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया है। अपेल का मतलब होता है अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसीज एट लोकल लेवल, APELL। इसमें क्या है, जो हमारे NDRF, SDRF ये सब बने हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है, ये सब इसी के बेसिस पर बनाई गई हैं, और इनका काम है रिस्क का आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट अब हमारा हो चुका है, हम पता लगा सकते हैं कौन सा चक्रवात आने वाला है, कौन सा तूफान आने वाला है, बादल किधर से चल रहे हैं। इसके हिसाब से हम अपने को प्रिपेयर करें। अगर तूफान आने वाला है तो रिहैबिलिटेट करें, लोगों को वहां से हटा दें, एडवाइजरी जारी कर दें कि समुद्र में शिप्स या समुद्र में बोट्स ना जाएं, मछुआरे ना जाएं। और जब ये गुजर जाए, ऐसा तूफान या ऐसा जो भी एक डिजास्टर आ रहा है वो गुजर जाए, तो हम रिकवरी करें। जितनी इमारतें टूटी हैं उनको फिर से बनाएं, लोग अगर उसमें फंस गए हैं तो कैसे उसको निकालें। इन सब के ऊपर एक ड्राफ्ट पॉलिसी है जिसका नाम अपेल है, APELL। इस सारे में बाकी तो साइंटिफिक काम है, जैसे रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें। हमारी मशीनें आजकल इतनी बढ़िया हैं कि हम पता लगा सकते हैं कौन सा तूफान किस समय पर, किस सेकंड पर हमारे तटों से टकराएगा, हम सब बता सकते हैं, कितनी तेजी से, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
सब बता पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जहां इंसान का काम आता है वो है रिहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट। जब एक बार ये तूफान, ये अर्थक्वेक, ये लैंडस्लाइड गुजर जाती है, उसके बाद हमको जो लोग हैं उनको दोबारा से वापस रीसेटल करना पड़ता है। और इस रीसेटलमेंट को करने के लिए हमें एक शेल्टर की जरूरत है। पहले लोगों को शेल्टर में रखें, फिर हम उनके लिए जगह देखें। अगर वो जगह ठीक है, जिस जगह पर तूफान आ चुका है, तो उसको हम रिकंस्ट्रक्शन वहां पर करें। नहीं है तो एक नई जगह बनाएं और उस जगह पर लोगों को हम शिफ्ट करें। अब ये सारे नेचुरल डिजास्टर और इंसानों के बीच के रिलेशनशिप आपने देखे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जो मानव प्रजाति है वो सिर्फ नेचर को डिजास्टर करने का या नेचर को डिग्रेड करने का ही काम कर रही है। बहुत से ऐसे मूवमेंट भी हुए हैं जहां पर इंसानों ने नेचर के लिए लड़ाई लड़ी है और उन लड़ाइयों में वो सफल भी हुए हैं। ऐसे 3 केसेस का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। एक है ताज ट्रेपीजियम का केस, जो कि महेश चंद मेहता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, इसके खिलाफ किया गया था। ताज ट्रेपीजियम जो है, ताजमहल के आसपास कई सारी फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज काम करती थी, जिसकी वजह से ताजमहल के संगमरमर का रंग धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। महेश चंद मेहता एक एडवोकेट थे जिन्होंने 1984 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी और वो केस लड़ते रहे। और इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ताजमहल जैसे कीमती इमारतों की बात हो या ह्यूमन लाइफ की बात हो, तो 1% का रिस्क भी नहीं लिया जा सकता। और ऐसे में 1997 में उन्होंने 292 कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, 53 आयरन फाउंड्रीज और 107 डिफरेंट तरीके की फैक्ट्रीज को उसकी विसिनिटी में बंद कर दिया। ताजमहल के अराउंड इतनी जो फैक्ट्रीज चलती थी, इन पर 100% बैन लगा दिया। और साथ ही 500 मीटर के एरिया में, ताजमहल के 500 मीटर के एरिया में गाड़ियों का चलना और पार्किंग तक को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर लोगों ने केस लड़ा, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने केस लड़ा और यहाँ पर ताजमहल को या एनवायरनमेंट को भी हम कह सकते हैं बचाया जा सका। एक और बड़ा प्रसिद्ध केस है इसी तरीके का, जिसको हम बोलते हैं चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट। 1970 से 1980 के दशक का ये केस बहुत ही पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसमें उत्तराखंड के जो गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर दासोली ग्राम नाम का एक गांव है, जिसमें कि उस वक्त जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने साइमंड्स नाम की क्या कंपनी को पेड़ों को काटकर बैट बनाने के लिए पेड़ों को काटने की इजाजत दी थी। लेकिन गांव के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि पेड़ जो हैं उन्हीं से हमारा जीवन है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी जो जमीन है वो भूस्खलन में चली जाएगी, हमारा पानी जो है वो रुकेगा नहीं। तो लोगों ने और बेसिकली औरतों ने पेड़ों के अराउंड अपने आप को, पेड़ों को चारों तरफ से पकड़कर, हग करके, पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से रोका। और इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। बाद में 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया और तत्कालीन सरकार जो उस वक्त थी इंदिरा गांधी की सेंटर में और हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इस पेड़ की काटने को बैन कर दिया और ये आंदोलन एक सफल आंदोलन के रूप में देखा गया। इसी प्रकार से एक और आंदोलन है जिसे हम साइलेंट वैली आंदोलन या साइलेंट वैली मूवमेंट कहते हैं। साइलेंट वैली एक वैली है जहां पर बायोडाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी है। केरल में कुंती रिवर के पास ये वैली है और इस वैली पर केरल सरकार ने
एक बांध बनाने का निर्णय लिया जिससे कि आसपास के जंगल और गांव डूब जाते। इसके खिलाफ टीचर्स ने, स्टूडेंट ने, साइंटिस्ट ने, जर्नलिस्ट ने मिलकर एक आंदोलन किया और इस आंदोलन के फलस्वरूप 1979 में इसको एक जो केंद्र सरकार है उसने इसके ऊपर बैन लगा दिया और इस बांध को बनने से रोक दिया गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो नेचर है उसके साथ खिलवाड़ अंत में हमारे ही ऊपर भारी पड़ सकता है, और इसलिए नेचर के लिए ना सही, अपने खुद के लिए हम सबको नेचर को बचाने की आवश्यकता। अब हम आते हैं अपने अगले यूनिट की ओर, जो कि है एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स बेसिकली सही और गलत का निर्णय लेने की शक्ति हमको देता है। एथिक्स एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब है सही और गलत के बीच में निर्णय लेने की क्षमता हमारी एथिक्स है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनका बेसिस यूनिवर्सल है, यानी जो मेरे लिए सही है वही अमेरिकन आदमी के लिए भी सही है, वही अफ्रीकन आदमी के लिए भी सही है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, हर जगह गलत है। मेरे लिए अलग नियम और आपके लिए अलग नियम नहीं हो सकते, सबके लिए नियम वही होंगे। तो जब भी हम इन्वायरमेंट में इंसान और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पर भी एक मूलभूत, जिसे हम कहते हैं मौलिक रूप से जो नैतिकता है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। नैतिकता क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, क्या सही है, क्या हम जो आज जो इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का इतना दोहन कर रहे हैं वो नैतिक रूप से सही है या नैतिक रूप से सही नहीं है। इस बात का निर्णय अगर किसी के ऊपर है तो हमारे और आपके ऊपर है। इन्हीं बातों को इंगित करता है हमारा ये यूनिट जिसका नाम है एनवायरमेंटल एथिक्स। बेसिकली जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हम इसमें 3 प्रकार के व्यूज पाते हैं, अलग अलग। पूरे अगर हम जो हमारा संसार है, इस संसार में जितने भी तरीके के व्यूज हैं उनका जिस्ट ले लें, उनके मूलभूत तत्वों को ले लें, तो 3 मुख्य रूप से हम इसे देख सकते हैं। एक है पाश्चात्य जो व्यू पॉइंट है, वो वेस्टर्न व्यू पॉइंट जिसे हम बोलेंगे, जो यूरोप और अमेरिका में प्रचलित है। ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि जो इंसान है वो और प्रकृति हमेशा एक दूसरे के साथ शत्रु भाव में रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई के भाव में रहते हैं, युद्ध के भाव में रहते हैं। और जो नेचर है उस पर अगर हम काबू नहीं पाएंगे, उसको कॉन्कर नहीं कर लेंगे, उस पर विजय नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक इंसान का जीवन सुलभ नहीं हो सकता। अगर एक दृष्टिकोण से देखिए तो क्या हम यही नहीं कर रहे हैं? जब गर्मी है तो हम एसी का इंतजाम कर रहे हैं, कूलर का इंतजाम कर रहे हैं। जब सर्दी है तो हम हीटर का इंतजाम कर रहे हैं। जब बरसात है तो हम सूखा रखने का इंतजाम कर रहे हैं। जब सूखा है तो हम पानी लाने का इंतजाम कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं नेचर से एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जीवित रहने के लिए। लेकिन ये लड़ाई किस स्तर तक चली जाती है ये एक अलग बात है। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली नेचर को इंसान का एक दुश्मन, एक शत्रु की तरह देखती है। दूसरा व्यू है साइनेटिक व्यू या चीनी व्यू जिसे हम कह सकते हैं, जो चाइना, जापान, कोरिया इस तरह के देशों में प्रचलित है। और वो ये कहती है कि नेचर और इंसान दो अलग चीजें हैं ही नहीं। नेचर का एक अवयव इंसान भी है, नेचर का एक पार्ट इंसान भी है। तो इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो नेचर ही में कर रहा है। तो इंसान और नेचर एक दूसरे के साथ
और मिलकर ही काम कर सकते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कभी नहीं कर सकते। और तीसरा व्यू है जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय व्यू है, जहां पर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन इस तरह की फिलॉसफी से लिया गया व्यू है, जहां पर वो प्रकृति को माँ के रूप में देखता है। वो कहता है प्रकृति माँ है और जितने जीव जंतु हैं वो सब उसके बच्चे हैं। तो इंसान या मानव भी प्रकृति के बच्चे ही के रूप में है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना माँ को नुकसान पहुंचाने की तरीके से है। और इस प्रकार से जो ये व्यू है वो व्यू बहुत ही ज्यादा इम्फेसिस देता है नेचर के प्रोटेक्शन के लिए। यानी नेचर को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तभी जाकर हम आराम से रह पाएंगे। यानी माँ अगर सुरक्षित है, बच्चे तभी सुरक्षित रह सकते हैं। कई प्रकार के हमें एटीट्यूड्स नेचर के प्रति देखने को मिलते हैं। अगर हम अपनी फिलॉसफीज को पढ़ें, डिफरेंट फिलॉसफीज को पढ़ें, तो हमें नेचर के लिए कई प्रकार के व्यूज देखने को मिलते हैं, एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं। एक है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि मानव को केंद्र में रखा गया है। इस प्रकार का जो व्यू है वो बेसिकली वेस्टर्न व्यू से मिलता जुलता है, जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी है, हवा, पानी, आकाश, मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको इसलिए बनाया गया है कि वो इंसान की सेवा कर सके। आदमी के सेक के लिए जो भी चीजें बनी हैं नेचर में, वो बेसिकली आदमी के लिए और आदमी के उपयोग के लिए, उपभोग के लिए बनाई गई। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पहला व्यू है। दूसरा व्यू है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप जो है वहां पर क्या है, बेसिकली एक प्रकार का संरक्षक के रूप में इंसान को देखता है। यानी इंसान इस पूरी पृथ्वी, इस पूरे संसाधन जितने भी मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, इन सभी संसाधनों का कस्टोडियन है, एक संरक्षक है। तो वो बेसिकली एक कस्टोडियन क्या होता है, उसके लिए जो भी कुछ है वो उसको संरक्षण करना है, उसे बचा कर चलना है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बहुत ज्यादा जो व्यू है वो इंसान को सारे पावर देने वाली व्यू है और बाकी को कोई पावर नहीं देती। लेकिन स्टीवर्डशिप इससे एक लेवल कम मतलब व्यू है, जहां पर इंसान को पावर तो दी गई है, लेकिन उस पावर के साथ उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इन सबको बचा कर रखिए, ये सबको संरक्षित करने का काम आपका है। तो इंसान इन सब का मालिक है एक तरह से, लेकिन मालिक के रूप में इन सब की देखभाल करना भी उसी का ही काम है। तो स्टीवर्डशिप भी कहीं हम अगर देखें तो ज्यादा वेस्टर्न या पाश्चात्य व्यू से मिलता जुलता ही व्यू हमें देखने के लिए मिलता है। अब एक बिल्कुल नया व्यू आता है, बिल्कुल लेटेस्ट व्यू आता है, जिसे हम बोलते हैं इको फेमिनिज्म। अब देखिए, इको फेमिनिज्म फेमिनिज्म के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। फेमिनिज्म का प्रिंसिपल क्या है, जहां पर औरत और मर्द ये दो एंटिटी में पूरी दुनिया को बांटा गया है, जहां पर औरत एक सताई हुई एंटिटी है और मर्द एक सताने वाला। जो औरत है उसका मर्द ने हमेशा एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने का काम किया है, उसे बच्चा पैदा करने की मशीन, काम करने की मशीन के रूप में ही लिया है, उसके अधिकार नहीं दिए, उसको फ्रीडम नहीं दिया। तो फेमिनिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है, जब हम इस प्रिंसिपल को इकोलॉजी में या एनवायरनमेंट में प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो आ जाता है कॉन्सेप्ट इको फेमिनिज्म का। तो इको फेमिनिज्म में हम नेचर को एक फेमिनिन बॉडी की तरह देखते हैं, एक स्त्री की तरह देखते हैं पूरे नेचर को, और जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो सारा एक्सप्लॉयटेशन
उसी प्रकार से है जैसे एक शोविनिस्टिक सोसाइटी है, एक पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, जहां पर सब कुछ ऐसे बनाया गया है कि आदमी की सुविधा के अनुसार। वहां पर जो हम संसाधनों का दोहन करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्त्री की कोख का हम दोहन करते हैं, उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं। ऐसे ही हम नेचर में से संसाधनों को निकालते चले जाते हैं, ये सोचे हुए बिना कि उस स्त्री की क्या हालत होगी इतने बच्चों को पैदा करके। हम ये नहीं सोचते, हम केवल उन बच्चों से हमें मतलब है। उस स्त्री की क्या हालत होगी इतना काम करते हुए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे काम से। ऐसे ही हमें प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है तो केवल उन संसाधनों से है जो उस प्रकृति से मिल रहे हैं। हमें उन पेड़ पौधों से, उस कोयले से, उस तेल से, उस लकड़ी से, उन जानवरों से, उनकी खाल से, उससे मतलब है। उससे होने वाला जितना लॉस है उससे हमें मतलब नहीं है। तो इको फेमिनिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो लोग इसको प्रोपोगेट करते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रकृति का बचाव तब होगा जबकि इंसान इसको एक मर्द की दृष्टिकोण से या एक पुरुष की दृष्टिकोण से ना देखे, एक स्त्री के दृष्टिकोण से देखे। और जिस प्रकार से और अपने शरीर को सुरक्षित रख सकने की एक शक्ति दी गई है, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रकृति को भी ये शक्ति दी जानी चाहिए। तो इको फेमिनिज्म का प्रिंसिपल बेसिकली फेमिनिज्म के प्रिंसिपल को इकोलॉजी में अप्लाई करता है। इसके बाद एक और इससे थोड़ा लाइट प्रिंसिपल आता है, वो है बायोसेंट्रिज्म या इकोसेंट्रिज्म हम इसे कहते हैं। बायोसेंट्रिज्म या इकोसेंट्रिज्म में जिस प्रकार से एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में हमने क्या कहा, इंसान केंद्र में है और सारे संसाधन उसके लिए बने हैं। इकोसेंट्रिज्म में सारी प्रकृति सेंटर में है और इंसान उसके लिए बना है। इंसान का काम है इस प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि हर चीज जो जिस स्थिति में है, जो नदी जहां बह रही है, जो पहाड़ जिस जगह स्थित है, जो रेगिस्तान जहां है, जो रॉक जहां पर पड़ी है वो वहीं पर ही रहे, वो जंगल वहीं रहे। इंसान का काम इसका एक पार्ट बन जाना है, इस पार्ट को तोड़ना या इसको एक नया स्वरूप देना नहीं है। तो इकोसेंट्रिज्म में हम केंद्र में प्रकृति को रखते हैं, सब कुछ हमें वो करना है जिससे ये प्रकृति का जो प्राकृतिक रूप है, जो उसका नैसर्गिक रूप है, वो नैसर्गिक रूप बिगड़े ना, चेंज ना। कैसे अब इस बात की हम श्योरिटी लेंगे? इस बात की श्योरिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम हर पार्ट पे, हर जो स्टेक होल्डर है उसके लिए इक्वल राइट्स की बात ना करें। प्रकृति की बात करना बड़ा आसान है। बड़े बड़े लोग अपने एसी चेम्बर्स में बैठते हैं और वहां पर कहते हैं हमें प्रकृति को बचाना है, तो ऐसा करिए, जंगलों में से कोई भी चीज नहीं ली जानी चाहिए, जंगलों को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। पर उनका क्या, उन ट्राइबल्स का क्या जो उस जंगल पर आश्रित हैं? वो तो अपने भोजन के लिए, छोटी सी लकड़ी के लिए, अपने जानवरों के चारे के लिए, शहद के लिए, वैक्स के लिए, अपनी दवाइयों के लिए उस जंगल पे निर्भर हैं। तो हम और आप जैसे लोग जो कि अपने कमरे में बैठकर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है अगर जंगलों में हम इंसान से जाने से रोक दें, लेकिन उस ट्राइबल का तो नुकसान हो रहा है। तो क्या यहाँ पर हम दोनों के स्टेक होल्डर्स जो हैं, हम दोनों के अधिकारों को इक्वली देखा जा रहा है? नहीं देखा जा रहा है। तो जब हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं और क्या सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बराबरी का व्यवहार हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे करें कि दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार हो जाए। तो एनवायरनमेंटल इक्विटी, पर्यावरण इक्विटी या समानता, पर्यावरणीय समानता की बात
तब आती है जबकि हम सभी स्टेक होल्डर्स को इक्वल राइट्स देते हैं। वो गरीब हैं कि अमीर हैं, कि काले हैं कि गोरे हैं, कि वो बहुत ऊंची जाति के हैं, कि वो अनुसूचित जाति के हैं, कि अनुसूचित जनजाति के हैं, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। जब ये बात हो जाएगी और हम सबके अधिकारों को इक्वल राइट्स देने लग जाएंगे, तब एनवायरमेंटल इक्विटी की, समानता की बात आएगी। इसमें हम कुछ चीजों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे प्रोसीजरल इनइक्वालिटी या इनइक्विटी। प्रोसीजरल क्या है? हम लॉ बना रहे हैं जंगलों के लिए, और बना कहां पर रहे हैं? दिल्ली में बैठकर, बंबई में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर। हम जाएं तो जंगल में, हम ऐसी भाषा में बना रहे हैं उस प्रोसीजर को जो भाषा आदिवासी लोगों को समझ ही में नहीं आएगी। हम उसे हिंदी में बना रहे हैं या अंग्रेजी में बना रहे हैं, जबकि वो भाषा कोई और बोलते हैं। उनको हम कैसे समझाएंगे उस चीज के बारे में? हम जो प्रोसीजर बना रहे हैं वो इतना टेक्निकल है, उसमें इतना काम करना है, ऐसे फॉर्म्स तो वो कभी भर ही नहीं पाएगा। तो प्रोसीजरल इनइक्वालिटी को दूर करना, उसके बाद हमें दूर करना है जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी को। जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी क्या? जैसे एक इंडस्ट्री लगी किसी जगह पर, उस इंडस्ट्री से बड़ा रोजगार जनरेट हुआ, बहुत सारी चीजें सस्ती मिलने लग गई, बहुत बढ़िया चीजें बनने लग गई, सस्ती भी हो गई। लेकिन जो कचरा निकला वो हमने कहाँ डाला? वो नदी में। वो नदी आगे जा रही है और दूसरे गांव में उस कचड़े को ले जा रही है, वहां के लोग उस कचड़े से बीमार हो रहे हैं। तो ये जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी है। जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी में एक जगह फायदा हो रहा है, दूसरी जगह पर नुकसान हो रहा है। अमेरिका में उन्होंने अपने सारी सड़कें बना ली, इंडस्ट्रीज लगा ली, और आज वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इंडिया में आप जरा सड़कें कम बनाइए, इंडस्ट्री कम लगाइए, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। तो भाई आपने तो अपने लिए सब कुछ बना लिया, लेकिन हम ना बनाए। तो ये क्या है? जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी है। हम दोनों को बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। तीसरा है सोशल इनइक्वालिटी, कि यहां पर जो बड़े लोग हैं या जो मेजॉरिटी ग्रुप है, हम उसकी ही बात सुन रहे हैं। जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है, जो बहुत कम संख्या है, जैसे ट्राइबल है, वो बहुत कम संख्या में, उनकी बात कैसे सुनी जाएगी? तो उनकी आवाज को जब हम से एक देंगे, अपनी पॉलिसी में रखेंगे, तब हम इस इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात तो बाद में होगी। सबसे पहले हम ढूंढें कि स्टेक होल्डर्स क्या हैं, और उन स्टेक होल्डर्स को बराबरी के जब हम राइट्स देंगे, तब हम बात कर सकते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट इक्विटी की। फिर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट जस्टिस की या एनवायरनमेंटल जस्टिस की। तो यहां पर हम सब लोगों को, चाहे फिर वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री हो, चाहे वो अफ्रीका की कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो यूएसए हो, हर किसी को बराबरी के अधिकार मिलेंगे। अगर अमेरिका ने इतने सालों पहले इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, इतना तेल जला दिया, इतनी सड़कें बना ली, इतनी इंडस्ट्री लगा ली, तो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई है, उसका जो पेमेंट है, जो उसका पूरा एक ओनस है, वो भी उसी को लेना पड़ेगा। भारत या अफ्रीका जैसी कंट्री या ब्राजील जैसी कंट्री उसका ओनस नहीं लेगी। आज हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे तो उससे पोल्यूशन क्रिएट होगा, लेकिन उस पोल्यूशन की जो इक्विटी है, वो इक्विटी हमारे ऊपर उसी लेवल पर नहीं आएगी जितना अमेरिका या यूरोप के ऊपर आएगी। तो जस्टिस तब होगा जब इसका जो खर्चा है वो कंट्रीज दें, इन्वायरमेंट को साफ करने का खर्चा वो कंट्रीज दें जिन्होंने अपना डेवलपमेंट करके इन्वायरमेंट को ऑलरेडी गंदा कर रखा है। जब उन्होंने गंदा कर दिया है, तो आज जो डेवलप कर रहे हैं वो गंदा करेंगे, तो उनको मना कर दिया जाए, ये जस्टिस नहीं होगा। हमने अपना घर बना लिया, आज हम आपको घर बनाने से रोकते नहीं, घर बनाने से बड़ा नुकसान होता है, आप मत घर बनाइए। पर हमने क्यों बना लिया फिर घर? हमें भी नहीं बनाना चाहिए था। या तो दोनों के घर तोड़ दीजिए, या फिर उनको घर बनाने की जगह दीजिए, और उनके यहाँ होने वाला जो लॉस है, जो पर्यावरण का नुकसान है, उसकी भरपाई आप हमसे लीजिए, क्योंकि हम पहले ही उसका नुकसान कर चुके हैं।
तो इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल जस्टिस। इसकी भी बात बहुत महत्वपूर्ण है जब हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। फिर बात आती है एनवायरमेंटल रेसिज्म की। यहां पर क्या है, हम जितने भी डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, चाहे वो ट्राइबल ग्रुप्स हों, चाहे वो एससी ग्रुप्स हों, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स हों, हम उनकी आवाज को अपनी आवाज समझकर उठाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। और अगर हम इसकी आवाज को नहीं उठा सकते हैं तो हम एक रेसिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां एलिटिस्ट सोसाइटी सारे डिसीजन ले रही है। इन्वायरमेंट में CO2 का अमाउंट कितना होना चाहिए, इसका डिसीजन अमेरिका लेगी, यूरोप लेगा। ये नहीं चलेगा। ये रेसिज्म है और इस रेसिज्म के अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा। जब सारे स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जाएगी और उन स्टेक होल्डर्स के लिए कोई ना कोई पॉलिसी ड्राफ्ट करी जाएगी, तभी हम इस रेसिज्म को खत्म कर पाएंगे। इसे हम एनवायरमेंटल रेसिज्म कहते हैं, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अब आ जाता है एनवायरमेंटल एथिक्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, जिससे कि एनवायरमेंटल जो एथिक्स है वो जन्म लेता है। बेसिकली नैतिकता कहाँ से जन्म लेती है? नैतिकता धर्म से जन्म लेती है। तो जब हमारे धर्म हैं, अगर हम उन धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो हम पाएंगे कि जो नैतिकता धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं, उनमें पर्यावरण को लेकर भी एक नैतिकता हमें देखने के लिए मिलती है। किसी भी धर्म को हम उठा लें तो सबसे पहले हम अपने सनातन धर्म या हिंदुइज्म की बात करते हैं। हिंदुइज्म एकमात्र विश्व का ऐसा रिलीजन है जहां पर प्रकृति को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। हालांकि अगर हम आज भारत की कंडीशन देखें, यहाँ की सड़कों, गांवों और शहरों की गंदगी का स्तर देखें, यहाँ की नदियों का स्तर देखें, तो लगता नहीं है कि हम अपने ही धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो हम पाएंगे कि इन धर्म ग्रंथों में ईश्वर कहते हैं कि हर एंटिटी को मैंने ही बनाया है, और हर एंटिटी, चाहे वो पेड़ पौधा कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, इन सब को जीवन जीने का एक अधिकार प्राप्त है। इन सब में हम ईश्वर का रूप देखते हैं। हिंदू धर्म में अगर आप देखें तो एक पीपल के पेड़ में, एक नीम के पेड़ में, एक बरगद के पेड़ में, एक तुलसी के पेड़ में, गाय में, आकाश में, चंद्रमा में, सूरज में, तारों में, हवा में, हर चीज में ईश्वर की कल्पना की गई है। उन सब को प्रसन्न करने के लिए मंत्र हैं, उन सब को अपने आसपास रखने के लिए विभिन्न तरीके के प्रयास सुझाए गए हैं। किस प्रकार से हमको इन पेड़ पौधे और प्रकृति को बचाना है, जल को बचाना है। जल इतना ज्यादा बचाना है कि वो पूजनीय है हमारे लिए। तो हिंदू धर्म बेसिकली एक इक्वल वैल्यू देता है सभी जीवित प्राणियों को, और इस इक्वल वैल्यू के साथ ही साथ वो प्रकृति के विभिन्न अवयवों में ईश्वर का रूप देखता है, और पेड़ पौधे जानवर हर किसी को ईश्वर के रूप में वो पूजनीय मानता है और सिंबल्स ऑफ गॉड, ईश्वर के चिन्ह के रूप में देखता है। तो हिंदुइज्म प्रकृति के लिए बहुत सारी चीजें बताता है। चाहे फिर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप देख लें, या फिर हम आगे बढ़कर ऋग्वेद और बाद के यजुर्वेद वगैरह में देखें, सब में आप पाएंगे कि बहुत सारे मंत्र और ऋचाएं बनी हुई हैं जो प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों के लिए बनाई गई हैं, और अलग अलग अवसरों पर उनका पाठ किया जाता है। हमारे जितने भी त्योहार बनाए गए हैं वो प्रकृति से रिलेटेड हैं। सावन के आने पर, बरसात के आने पर, फसल के कटने पर, फसल के लगने पर, ये विभिन्न चीजों के लिए हमारे हिंदू धर्म में त्योहार बताए गए। हिंदू धर्म से निकलने वाले और धर्म जैसे जैन, बुद्धिज्म और सिखिज्म,
ये तीनों धर्म भी, यानी चाहे हम जैनिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें या सिखिज्म की बात करें, हम पाएंगे इन सब में हिंदू धर्म के इन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको उन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया है। और जैन धर्म ने तो इसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वो ले गए हैं और उन्होंने किसी भी जीवित चीज को मारने पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया है। वो अहिंसा के जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर चलता है। वो कहते हैं कि एक कीड़ा मकोड़ा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के थ्रू भी हमारे शरीर के अंदर आकर मर ना जाए, हमारा पैर ना पड़ जाए, किसी भी तरीके से कुछ भी नुकसान किसी जीवित प्राणी को नहीं पहुंचना चाहिए। तो जैन धर्म भी जो पर्यावरण है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्फेसिस देता है और हर प्रकार के जीव जंतु और प्रकृति के लिए उसके अंदर बहुत सारा आदर सम्मान दिखाई पड़ता है। बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं इसमें भी आप पाएंगे कि नदियों को पोल्यूट करने के लिए, तालाबों को पोल्यूट करने के लिए, कुओं को पोल्यूट करने के लिए बहुत सख्त हिदायतें दी गई हैं कि बिल्कुल ऐसा काम किसी को भी नहीं करना है। पेड़ों को काटने के लिए उसमें बहुत सख्त हिदायतें हैं कि जीवित पेड़ को नहीं काटना है। और इवन आकाश को, सूर्य और चंद्रमा को भी रिस्पेक्ट देना है। वहां पर कंपैशन, जो टॉलरेंस है और अहिंसा के भाव को भी बुद्ध की जो शिक्षा है उन शिक्षा में लिया गया है। बुद्ध के जितने भी मंदिर हैं उनमें आप प्रकृति के स्वरूपों को भी पाएंगे और बुद्ध को भी प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों में जब आप जातक कथाएं पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग रूपों में, जानवरों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में भी बुद्ध के जीवन को और बोधिसत्व के जीवन को दर्शाया गया है। इसलिए प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना ईश्वर को नुकसान पहुंचाने के समान है। सिख धर्म भी कहता है कि सभी में एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर का वास है, एक ओंकार है, जिसकी वजह से जो पूरा धर्म है वो हर प्रकार के जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। वो कहता है कि अगर ईश्वर सब में एक ही है तो किसी भी जीव जंतु को, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाना ईश्वर को नुकसान पहुंचाने के समान है। और जो इंसान है वो भी प्रकृति के अलग अलग अवयवों में से एक अवयव ही है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको बाकियों से अलग बना दे या बाकियों से श्रेष्ठ बना दे। तो जितने हिंदू धर्म और इससे निकलने वाले धर्म हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो या फिर सिख धर्म हो, इन सब में प्रकृति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर हम एब्राहमिकल रिलीजन्स की बात करें जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की, तो इनमें थोड़ा सा प्रकृति में इंसान को श्रेष्ठ रूप दिया गया है, लेकिन इन्होंने सबने ये कहा है कि इंसान भले ही प्रकृति का मास्टर है। वो कहते हैं कि सबसे पहले गार्डन ऑफ ईडन बनाया गया और फिर इंसान को वहां पर रख दिया गया ओडियन के रूप में देखे। तो वो संरक्षक के रूप में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इंसान को देखते हैं और पूरी प्रकृति को उसके संसाधन के रूप में देखते हैं। और इस संसाधन के रूप में भी वो ये कहते हैं कि प्रकृति को बचाना है। इस्लाम में, कुरान में कहा गया है कि ईश्वर या अल्लाह जो भी चीज देता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी में देता है, वो उसकी जो मात्रा है वो फिक्स्ड है, इसलिए उसको अनलिमिटेड या अनबाउंडेड रूप से इस्तेमाल करना अल्लाह को नाराज करने के समान है। तो वहां पर वो कहते हैं कि प्रकृति का दोहन अगर हम करते हैं तो सिर्फ उतना ही जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा दोहन प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और अल्लाह की नजर में या ईश्वर की नजर में भी वो बहुत ही खराब समझा जाता है। तो ये था एनवायरमेंटल एथिक्स और ह्यूमन कम्युनिटीज के बारे में, जिसमें 2 यूनिट्स ब्लॉक 4 की हमने आज पढ़ी। उम्मीद करते हैं आपने इसे सीखा होगा और अपने जीवन में भी आप इन प्रिंसिपल्स को लाएंगे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे।
धन्यवाद।